2026 के अप्रैल में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज 11 तारीख है। अप्रैल का पूरा महीना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को समर्पित किया जाता रहा है और हर वर्ष अप्रैल माह डॉक्टर अम्बेडकर माह के रूप में मनाया जाता है। आज 11 अप्रैल है, महामना ज्योतिराव फूले साहब का जन्मदिवस है। इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पढ़ा लिखा, उनसे ज़्यादा समझदार, उनसे ज़्यादा डिग्रियाँ किसी के पास नहीं है, ऐसा साधारण भाषा में कहा जाता है और ये सच भी है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिनको अपना गुरु माना वो थे ज्योतिराव फूले साहब। आज उनके जन्मदिन के मौके पर 5 दिवसीय बुद्ध अम्बेडकर मेला मेरठ के मल्याने में शुरू हो चुका है। आज का पहला दिन है और ये 5 वर्ष हो चुके हैं इसको करते हुए। डॉक्टर साहब, ये द्वितीय वर्ष है, दूसरा साल है, इस बार दूसरा साल है। लेकिन पहले ही दिन बहुत अच्छी खासी भीड़ रही, मेला रहा, लोगों ने, बच्चों ने, सभी ने इसको बड़े उत्साह के साथ मनाया। मेरे साथ डॉक्टर हरविंदर हैं, सर्जन हैं और मेरठ की बहुत बड़ी हस्ती हैं, समाज सेवी लोगों में नाम आता है। वर्तमान में समाजवादी डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी, जो समाजवादी पार्टी का एक विंग है, उसके वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, कर्ता धर्ता हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका, आप यहाँ तक आए। डॉक्टर साहब, क्या मनसा थी पिछले साल आपने इस कार्यक्रम को क्या, जैसा कि आपने बताया कि दूसरा साल इस बार चल रहा है, क्या मंशा रही इसके पीछे? देखिए, हमारा जो मेले का जो है 2018 से हमने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन 2018 में से इसका 2024 तक इसकी कोई परमिशन सरकार ने नहीं मिली थी है। 2025 में इसकी पहली बार परमिशन हुई है, तो उस परमिशन के हिसाब से 2025 में फर्स्ट और 2026 में द्वितीय हमारा मेला है। मेले में हमारा, इसका मेले का उद्देश्य है कि हम जब भी देखते हैं, समाज को देखते हैं, तो उसका सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता है। तो मेले के जरिए हमारा जो उद्देश्य है, हम चाहते हैं समाज का सांस्कृतिक परिवर्तन हो। बाबा साहब भी कहते थे कि अगर सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन बेईमानी है, वो होगा भी नहीं, अधूरा है। तो इस हमारा उद्देश्य यही है। इस मेले के कार्यक्रम के थ्रू जो मेले दूसरे समुदाय के लगते हैं, तो उनका विकल्प हमारे पास ये है कि हम अपने महापुरुषों के जो है नाम से मेले लगाएं। इसलिए बुद्ध फूले डॉक्टर अम्बेडकर मेला ये शुरुआत की है, ताकि सांस्कृतिक परिवर्तन जितना हम कर पाएंगे इसके मेले के माध्यम से वो सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाए। तो साहब, आप तो डॉक्टर की पृष्ठभूमि आपकी और आप पॉलिटिशियन भी, राजनीतिक भी हैं, तो सांस्कृतिक चेतना समाज में पहुंचाने का ये मतलब ये उदाहरण कहाँ से प्रस्तुत करने की सोची, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं तो वहाँ से प्रेरणा मिलती है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये एहसास पैदा होता है कि हमने जो पाया है, जो हम आज हैं, वो उन्हीं की बदौलत हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने जो उनकी बदौलत हमसे उनकी अनुकंपा से जो हमें प्राप्त है, हम वापस समाज को उन्हीं की अनुकंपा से जो हमें मिला है वो हम लौटाना चाहते हैं। और उसमें साफ साफ लिखा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन के बगैर आपका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन इसका उद्देश्य है। हम रहेंगे जब तक तब भी, और ना रहेंगे उसके बाद हो सकता है ये लोग, यहाँ के लोग इस परंपरा को, इसको मनाते चले जाएं। जैसा मैंने कई आपके इंटरव्यूज देखे जिसमें आप मनोहर काशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हुए नजर आते हैं, बताते भी हैं, आपने कई इंटरव्यू में कहा है। और जब काशीराम साहब काम कर रहे थे, राजनीतिक रूप से चेतना, जन चेतना का काम वो कर रहे थे, तो उनके साथ एक सांस्कृतिक जत्था चलता था। जब नेता मंच पर आते थे, उससे पहले सांस्कृतिक लोग जनता की भीड़ को संभाल के रखने का काम करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन वर्तमान में वो सांस्कृतिक जत्था कहीं दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि इसी वजह से आप कहीं नहीं, ये ना सोच रहे हो कि यार सांस्कृतिक जो चेतना आनी चाहिए लोगों में इस तरीके से आए। देखिए, जब हम मान्यवर साहब को पढ़ते हैं तो मान्यवर साहब एक जो है वाहन चलित मेला लगाते थे जी, आपने देखा भी होगा। और जो वाहन चलित मेला जो लगाते थे, उनका उद्देश्य यही था कि डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे मेला लगाकर मैं जन चेतना पैदा करूं, जागृति पैदा करूं। और कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य ये भी था कि सांस्कृतिक परिवर्तन हो। तो अगर आप देखें कि अगर मान्यवर साहब का, अगर किसी से आप पूछें कि उनका असली जो मिशन क्या था, तो उनका जो पूरा जो आता है वो संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, ये उनका मूवमेंट, उनका टारगेट था। तो संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, ये बिना सांस्कृतिक परिवर्तन के होने वाला नहीं है। तो उसका एक ये छोटा सा हम जो पहल शुरू की है
उसकी दिशा में एक एक कदम है हम लोगों का, हमारी पूरी टीम का, यहाँ के लोगों का ये कदम है। चलिए, ये तो आप मेले के मामले में, अब आते हैं कुश्ती के सवालों की तरफ। जी। सवाल ये निकल कर आते हैं कि आप बहुजन समाज के दुख दर्द को संभालते हुए, उनको बरकरार रखते हुए आप राजनीति में आपने प्रादुर्भाव किया, डॉक्टर एज ए डॉक्टर रहते हुए भी। उसके बाद अब आप समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी के। जी। पहला सवाल तो ये उठता है कि आपको उन्होंने जब आमंत्रित किया, पार्टी में आप गए, तो उन्होंने आपको राष्ट्रीय विंग में क्यों नहीं रखा? उन्होंने आपको अनुसूचित वर्ग के जो फ्रंट बनाएगा उसमें क्यों रखा? ये सवाल मेरा नहीं है, ये लोगों का सवाल आता है कि हमारे समाज सेवी जो हमारे जो लोग हैं जिनके पीछे भीड़ आती है, उनको राष्ट्रीय कोर कमेटी में न रखकर अनुसूचित विंग में ही क्यों रखते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये संपूर्ण भारत में राजनीतिक दलों का जो भी विंग है, ये उनकी अपनी विंग है। हम किसी भी विंग में रहें या किसी भी पार्टी के कोरम में रहें, हमारा मूल जो सिद्धांत है, मूल जो विचार है, उससे हम डिगने नहीं चाहिए, उसके इतर उतर नहीं होने चाहिए। हम चाहे उसके मेन कोर कमेटी में हो, चाहे हम उनकी किसी विंग में हो, लेकिन मूल सिद्धांत जो हमारा है, जो महापुरुषों का जो सिद्धांत है, उनका जो विचार है, उससे हम डिगने नहीं चाहिए। वो हमें कहीं भी रख लें, उससे नहीं डिगना चाहिए। तो उससे हम नहीं डिगेंगे, वो कहीं भी हम रह करके काम कर सकते हैं। चलिए, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में ये बात कई बार बोली है कि एक ब्राह्मण हर पार्टी में फिट हो सकता है, तो एक अम्बेडकरवादी क्यों नहीं फिट हो सकता? बहुजन समाज के अंदर बहुत से ऐसे नेता हैं जो कहने को तो बहुजन समाज के, लेकिन वो अम्बेडकरवादी नहीं है। ऐसे नेता आप समझ सकते हैं 131 भरे पड़े हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे अम्बेडकरवादी नेता सरकार में जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के माध्यम से जाएं, जब वहाँ जाएंगे, अभी तो एक पहुँचा है किसी तरीके से, हालांकि उसको रोकने की बहुत कोशिश की गई। अब डॉक्टर रविंद्र सिंह जैसे जब वहाँ जाएंगे अम्बेडकरवादी, तो उसको क्या लगता है कि जब आप जैसे लोग जाएंगे वहाँ पर, बाबा साहब की विचारधारा के लोग जाएंगे, तो क्या संसद में परिवर्तन ला पाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, जब आप वैचारिक होंगे, अगर देखिए भट्टे में जो ईंट होती है, वो भट्टे में तलसा भी होती है, अव्वल चटका भी होती है, अव्वल भी होती है, और पीली ईंट भी होती है। एक ही भट्टे की है, एक ही भट्टे की है। जी। अगर आप वैचारिक ईंट हैं, अगर आप बाबा साहब के भट्टे की और माननीय काशीराम साहब के भट्टे की ईंट हैं, तो आप टूट नहीं पाएंगे किसी से। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी ईंट हैं। जी। संसद में जा करके वही ईंट कायम रहती है कि नहीं रहती है, उस ईंट पर निर्भर करता है। बिसौली टूट जाती है, ईंट नहीं टूटेगी। तो क्या आगामी 2027 के लिए रणनीति बना रहे हैं? देखिए, रणनीति तो ऐसी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं और जो ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपकी है, ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पावर पॉइंट है, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ से बड़े बड़े नेता हमारे निकले हैं, खासकर नई बस्ती, मलियाना, अपना जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ से जहाँ से आप ये प्रोग्राम भी आयोजित कर रहे हैं, तो एक मंशा तो है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 2018 में इसकी हमने शुरुआत की थी, मतलब इसके पेपरबाजी, ताकि हमें सरकार परमिशन दे। जी। तो 2018 में तो कोई ऐसा मंतव्य था ही नहीं कि हम जो है कोई चुनाव लड़ेंगे। तो इस मेले का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसा उद्देश्य होता तो 2018 मैं मेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के साथ मिलकर क्या मेरठ की जो धरती है, जो तरस रही है, कई साल पहले योगेश वर्मा जी यहाँ से एक मतलब बहुत बड़ी जीत लेकर निकले, और कहीं ना कहीं समाज को एक बड़ा चेहरा मिला मेरठ के अंदर कि हमारे समाज का नेता है। तो अब लोग जो है यहाँ के हरविंदर के अंदर वो चीज़ देख रहे हैं कि डॉक्टर रविंदर जीत कर आए तो कुछ हमारा भला हो जाए। देखिए, ये सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। मैंने लोगों से चर्चा की, मैं ये सब जानते हैं कि मैं इनका कहीं अहित तो होने नहीं दूंगा जी। मैं अपना अहित तो होने दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी पॉलिटिकल पावर में गया तो मेरे से इनका अहित नहीं होगा। और अहित भी छोड़ो कि मैं सभी समुदायों को साथ लेकर के सभी का काम करना चाहता हूँ जी। ऐसा भी नहीं कि विकास की गंगा बहाएंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई जो है मेरे दर पे दूसरा कोई आ गया, अगर मेरी कलम में वो ताकत है, उसका काम कर सकती तो मैं उसका भी काम करूँगा। यही अम्बेडकर और बुद्ध का सिद्धांत है। ये सिद्धांत भी यही है कि आप अपने विचार में, अपने विचार में, अपने काम में, अपने व्यवहार में, अपने क्षेत्र में समानता आपकी होनी चाहिए। चलिए, स्पष्ट ना कही लेकिन आंशिक रूप से समाज को ये संदेश देने की कोशिश की है डॉक्टर रविंदर साहब ने, जैसा कि मैं उनके चेहरे को पढ़ पा रहा हूँ कि इस मलियाना, नई बस्ती और इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर हरविंदर के रूप में
जैसा कि मैंने लोगों से भी चर्चा की मेले के अंदर घूम के मैंने, तो उनको लगता है कि आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा चेहरा मेरठ को अनुसूचित जाति वर्ग से मिलने वाला है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत को छोड़ा नहीं है। अभी उन्होंने खुद कहा कि अगर मेरी कलम में ताकत रही और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी एक ऐसा आदमी जो किसी भी जाति धर्म विशेष से हो और मैं उसका काम कर सकता हूं, तो मैं हिचकूंगा नहीं, काम कर दूंगा। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, समय समय पर डॉक्टर साहब के साथ हम लोग चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि चर्चा अब चुनावी दंगल में तब्दील होने वाली है। कुछ ही समय बचा है, शायद अगले साल चुनाव की घोषणा कर दी जाए। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डॉक्टर साहब के बयानों से आप कहाँ तक सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो प्रचार प्रसार करें और मेरठ के अंदर एक बड़े चेहरे का आगमन होने जा रहा है। इस आशंका से हम गुरेज नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि समाज को लग रहा है कि उनको एक नया नेता मेरठ से मिल गया। थैंक यू।